तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई एक मास्टर के साथ फाइट कर रहा होता है जो कि 4th लेवल के पीक पे था। वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो योंग फाई को उसके एविल फॉर्म में भी बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ रहा था, मगर योंग फाई हार मानने को तैयार नहीं था। वो चेंशी को बचाने के लिए अपनी आखिरी लिमिट तक चला जाता है और अपनी ब्लड रिवर्सल टेक्निक को यूज करता है। ये टेक्निक इतनी खतरनाक होती है कि इसके साथ योंग फाई 7 पावरफुल अटैक्स कर सकता है, मगर इस पावरफुल टेक्निक को यूज करने की वजह से योंग फाई की अपनी जान दांव पर लग गई थी, मगर उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो बस चेंशी को बचाना चाहता था और उसके लिए वो उस टेक्निक को यूज करते हुए एक के बाद एक पावरफुल अटैक्स करना शुरू कर देता है। जब वो अपनी रिवर्सल टेक्निक को यूज करता है तो उस 4th लेवल मास्टर के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अटैक इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो मास्टर अपने सारे ट्रेजर्स यूज कर लेता है, मगर उसके बावजूद भी वो योंग फाई के अटैक्स को नहीं रोक पाता। और एक अटैक तो इतना खतरनाक होता है कि वो डायरेक्टली जाकर उसे हिट कर जाता है, जो कि उसके सारे बैरियर्स को तोड़ कर जाके लगा था, जिसकी वजह से उस अटैक का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो गया था। मगर वो मास्टर इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो अब योंग फाई के साथ फाइट करने के लायक नहीं रहा था। और इतने में फिर वहां पर डोंग डोंग आता है तो उसे वहां पर देखते ही वो मास्टर भागने की कोशिश करता है, मगर योंग फाई डोंग डोंग के साथ मिलकर उस मास्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके बाद हर जगह योंग फाई के चर्चे होते हैं और लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना कि एक 3rd लेवल के यंग वॉरियर ने एक 4th लेवल पीक मास्टर को बहुत ही बुरी तरह से मारा है। उसकी पावर सच में बहुत ही लाजवाब है। कहा जा रहा है कि वो अपनी ब्लड रिवर्सल टेक्निक के साथ 7 इनकार्नेशंस को क्रिएट कर सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस टेक्निक को यूज करने की वजह से वो मर जाता है और फिर दोबारा से जिंदा भी हो जाता है। तो फिर दूसरा बंदा कहता है आखिर कोई बंदा एक्सटर्नल इनकार्नेशंस को कैसे क्रिएट कर सकता है। और वहीं पे ही हमें एक और जगह दिखाया जाता है कि एक ओल्ड मैन एक यंग लड़की के साथ बैठा हुआ होता है और वो उस यंग लड़की से कहता है कि इसका मतलब है कि वो लेजेंडरी कमान अपीयर हो चुकी है। तो वो लड़की कहती है कि मास्टर वो कमान वापस नहीं आई, बल्कि उसके साथ एक वॉरियर भी ऐसा आया है कि जो पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। उसका नाम योंग फाई है। ये सुनते ही वो मास्टर कहता है कि ईस्टर्न मार्शल आर्ट बहुत लंबे टाइम से बैकवर्ड हो गया था, मगर लगता है कि शायद अब उसके उभरने का वक्त आ गया है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि ईस्टर्न मार्शल आर्ट यहाँ पर एक कमजोर लड़के के जरिए उभर रहा है। लगता है कि शायद मुझे वेस्टर्न कल्टीवेशन को अब और भी अच्छी तरीके से जानना होगा, क्योंकि ईस्टर्न कल्टीवेशन अब दोबारा से अपनी ग्लोरी को हासिल करने के लिए अपना जोर लगा रही है। मगर बदकिस्मती ये है कि ईस्टर्न कल्टीवेशन एक यंग लड़के के जरिए उभर रही है, तो ये चीज उस यंग लड़के के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इतनी यंग एज में इतना ज्यादा फेमस होना कोई ब्लेसिंग नहीं बल्कि। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंग फाई को। वो अभी नहा रहा होता है और वो कहता है कि फादर ने कहा था कि ब्लड रिवर्सल टेक्निक को यूज करने के बाद अगर कोई शख्स मरता नहीं है तो उसकी लाइफ एनर्जी एक मर्तबा डेड होकर दोबारा से रिवाइव हो जाती है और कल्टीवेशन को और भी ज्यादा प्रोग्रेस देती है, जिससे वो कल्टीवेटर अपना एक और ब्रेक थ्रू कर सकता है। मगर मेरे मामले में ये सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। मैंने कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं किया है। अगर मैं ये सब कुछ दोबारा से दोहराता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मुझे इस बार रिवाइव होने का चांस तक नहीं मिलेगा। इतने में फिर उसी पानी के अंदर से डोंग डोंग बाहर निकलता है और कहता है कि आखिर हम लोग कब तक यहाँ पे नहाते रहेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। तो योंग फाई कहता है ठीक है हम लोग जाते हैं और जाकर चेंशी के लिए भी कुछ खाने को ले आते हैं, मगर हमें जरा संभल कर रहना होगा, हमारे लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। और वैसे भी मुझे अपनी ब्रीथ को स्टेबल करना है, क्योंकि मेरा डिमोनिक नेचर वो मेरी बॉडी पर पूरी तरह से हावी हो गया था। अब मुझे उसे सप्रेस करना होगा। ये सुनते ही डोंग डोंग चेंशी को लेकर उड़ते हुए चला जाता है और अचानक फिर कुछ आग के गोले उन लोगों की तरफ आने लगते हैं। तो योंग फाई उन्हें देख लेता है और फौरन से पानी से बाहर निकलते ही अपनी सोर्ड के साथ उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पर असल में कुछ मास्क मैन आ गए थे जो कि योंग फाई को मारना चाहते थे, मगर योंग फाई फौरन से उन्हें देखकर अपने कपड़े पहन लेता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग हो कौन। मगर एक मास्कमैन कहता है कि इस लड़के ने पहले ही अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज कर दी है, तो ये अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होगा। ये कहने के साथ वो अपनी आइस थॉर्न टेक्निक को यूज करते हुए योंग फाई को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो योंग फाई फौरन से उन अटैक्स को डॉज करते हुए उनके बीच से निकलकर उन्हें तोड़ते हुए बहुत ही तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उनसे कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। ये कहते ही वो एक सोडा अटैक के साथ एक वॉरियर को वहीं पर ही टपका देता है, जिस पर दूसरा वॉरियर
काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि इसने तो काफी जल्दी रिकवर कर लिया है, इसका मतलब है कि ये दोबारा से खतरनाक हो सकता है, हमें यहाँ से भागना होगा। ये कहने के साथ वो लोग जैसे ही वहाँ से भागने लगते हैं तो योंगफाई कहता है कि तुम्हें इतनी क्या जल्दी है। ये कहने के साथ वो अपने जायंट स्पिरिचुअल हैंड के साथ एक वॉरियर को पकड़कर वापस अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरा वॉरियर भागते हुए कहता है कि तुम बस रुको और इंतजार करो, तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। मगर यहाँ पर योंगफाई कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये कहने के साथ ही योंगफाई उस पकड़े हुए वॉरियर के ऊपर अपना पैर रखकर उसे नीचे गिराता है तो वो वॉरियर कहता है आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। मगर फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगफाई अपनी स्वॉर्ड उसी वॉरियर के पीछे घुसा देता है और उसे उड़ाते हुए अपने साथ ले जा रहा होता है। शहर में मौजूद लोग जब ये देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये क्या ये कोई बीस्ट था, ये किस तरह का बीस्ट है। तो दूसरा बंदा कहता है कि शायद इसके ऊपर इसका मास्टर खड़ा हुआ है। मगर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये किसी बीस्ट की तरह तो नहीं लग रहा, ये असल में एक शख्स है। योंगफाई अपनी उस सोड के साथ उस वॉरियर के ऊपर खड़ा हुआ होता है और उस पहले वाले वॉरियर का पीछा कर रहा था। जब वो लोग उस पहले वाले वॉरियर के करीब पहुंच जाते हैं तो ये देखते ही वो पहले वाला वॉरियर और भी ज्यादा तेजी से भागने लगता है। मगर यहाँ पर योंगफाई उसका पीछा करते करते उस ओल्ड मैन और उस लड़की के बिल्कुल पास से होके गुजरता है, जिस पर वो ओल्ड मैन भी हैरान रह जाता है। और योंगफाई जैसे ही उस पहले वाले वॉरियर के पास पहुंच जाता है तो उससे कहता है कि तुम्हें मारने के लिए तो मेरा ये कमजोर सा वेपन ही काफी है। ये कहने के साथ वो जिस वॉरियर के ऊपर खड़ा हुआ था उसी को जोर से किक मारते हुए उस दूसरे वाले के ऊपर दे मारता है, जिसके साथ दोनों ही सीधा एक घर पर जा टकराते हैं। योंगफाई वापस नीचे आ जाता है और कहता है कि ये जगह मुझे कुछ खतरनाक लग रही है, मेरे ख्याल से हमें जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए। चेंशी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसे शेनलान एकेडमी में छोड़ना होगा। मगर इतने में एक सोड उसके बिल्कुल पास से होकर गुजर जाती है, जिस पर योंगफाई भी हैरान हो जाता है और वो उस सोड की तरफ देखता है तो वो सोड उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी, जिस पर वो कहता है कि ये तो ज़ाओ लू सोड है। और वहां पे हमें एक और मास्कमैन को आते हुए दिखाया जाता है। योंगफाई उसकी तरफ पलट कर देखता है, वो वॉरियर असल में एक लड़की थी। उसे देखते ही योंगफाई को लगा कि शायद ये मेंग लियार है, जिस पर वो उससे कहता है कि क्या तुम मेंग लियार हो। ये सुनते ही अचानक उस लड़के को कुछ फील होता है, जिसके बाद हमें उसके माइंड स्पेस में दिखाया जाता है कि वो असल में मेंग लियार ही होती है, मगर उसके अंदर मौजूद विल स्पिरिट वो उसे कंट्रोल कर रही थी और वो उससे कहती है कि तुमने पहले ही तय कर लिया है कि तुम मेरे साथ किस तरह डील करोगी, उसके बाद तुम अब पीछे नहीं हट सकती। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, हम दोनों अब एक हो चुके हैं, हमारा मकसद भी बिल्कुल एक ही है। जिसके बाद हम उसके माइंड स्पेस से बाहर आते हैं तो यहाँ पर योंगफाई उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे आई ही क्यों हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मौत बनकर आई हूँ। ये बात योंगफाई को हैरान कर देती है, मगर वो लड़की जैसे अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है तो योंगफाई उससे फौरन से पीछे हट जाता है और कहता है कि आखिर ये मुझ पर अटैक क्यों करना चाहती है। इस तरफ हम देखते हैं कि मेंग लियार वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे रिंग्स उसकी तरफ थ्रो करती है। तो योंगफाई कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, आखिर तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे और मेरे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा था। मगर यहाँ पर मेंग लियार वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है और उसके ऊपर वेपन्स थ्रो किए जा रही थी, मगर जैसे ही योंगफाई उसके करीब पहुंचकर अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर वार करता है तो मेंग लियार बहुत ही आसानी से उस स्वॉर्ड को रोक लेती है। ये देखकर योंगफाई हैरान हो जाता है कि इसने अपनी फिंगर्स के साथ उस अटैक को रोक लिया है और मेंग लियार उस पर अटैक कर पाती इससे पहले ही योंगफाई वहां से फौरन से पीछे चला जाता है और फिर मेंग लियार उसके ऊपर दोबारा से उन्हीं गोल्डन रिंग्स के साथ हमला करती है तो योंगफाई फिर से उसी स्वॉर्ड को यूज करते हुए उन सारे के सारे रिंग्स को अपने आप से दूर हटा देता है। और वो लड़की जैसे ही उसके करीब आकर उस पर स्वॉर्ड अटैक करने वाली होती है तो अचानक उसे फील होता है कि जैसे कोई आ रहा है। उसका ध्यान बढ़ते ही योंगफाई उस पर पलटवार करते ही उसे वहां से पीछे धकेल देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर डोंग डोंग वापस आ चुका था। ये देखते ही मेंग लियार कहती है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को चार्ज करते ही मल्टीपल स्वॉर्ड सीधा डोंग डोंग और चेंशी की तरफ थ्रो करती है तो ये देखते ही योंगफाई फौरन से उन लोगों की तरफ जाते हुए उन स्वॉर्ड्स को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड के साथ एक जोरदार एनर्जी रिलीज करते ही एक जोरदार ब्लास्ट करता है और चेंशी बहुत ज्यादा डर गई थी कि शायद योंगफाई को कुछ हो जाएगा, मगर डोंग डोंग उसे फौरन से अपनी पीठ पर कैच कर लेता है और वो मेंग लियार से कहता है कि तुम भाग कर आई हो। मगर यहाँ पर योंगफाई कहता है कि इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मगर वो डोंग डोंग को कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जल्द जाना चाहिए,
हमारे लिए सबसे सेफ जगह सिर्फ शेनलान एकेडमी है। और यहाँ पर मेंगलियार वो अपना मास्क उतारती है और कहती है कि योंगफाई मैं तुम्हें इस बार छोड़ रही हूँ। मगर उसके अंदर मौजूद वो स्पिरिट कहती है कि आखिर तुम में प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? तुम जानती भी हो ना कि हम दोनों अभी एक हो चुके हैं, तो अब हमारा मकसद भी एक ही है, इसलिए अब किसी भी मामले में हिचकिचाना नहीं है। बस हमेशा याद रखो कि तुम क्या हो, तुम असल में मैं ही हूँ, हम दोनों एक हैं। और इस तरफ योंगफाई डोंगडोंग के साथ वहां से दूर जा रहा होता है और वो कहता है कि आखिर मेंगलियर को हुआ क्या था, वो मुझ पर अटैक क्यों कर रही थी और उसने लास्ट में जो कहा उसका मतलब क्या था। मगर फिर उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि जब लास्ट टाइम वो शेनलान एकेडमी में मिले थे तो उस वक्त मेंगलियर उससे कह रही थी कि अगर हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए तो फिर क्या होगा। तो योंगफाई ने कहा था कि हम दोनों फिर भी दोस्त रहेंगे। ये याद आने के बाद कहता है कि चलो छोड़ो इसे, फिलहाल हमें चेंशी को लेकर जाना है। वो चेंशी से कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी इंजरीज बस आधे दिन में ही हील हो जाएंगी। और वो दिल ही दिल में कहता है कि इस लड़की के पास जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, हर तरह का कल्टीवेटर इस तरह की पावर को अचीव करना चाहता है। वो लोग वहाँ से जैसे ही आगे जाने लगते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई की बॉडी से एक एनर्जी बाहर निकलती है, वो असल में जेड रुई थी। उसे वहाँ पर देखकर चेंशी हैरान हो जाती है कि ये क्या चीज है। और योंगफाई भी कहता है कि जेड रुई ये कैसे बाहर आ गई। मगर चेंशी कहती है कि ब्रदर ये क्या चीज है और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे इस जेड रुई के अंदर से किसी की आवाज आ रही है। ये सुनकर योंगफाई को भी झटका सा लगता है और वो कहता है कि क्या तुम इसकी आवाज सुन सकती हो? क्या तुम सुनकर बता सकती हो कि इसके अंदर से क्या आवाज आ रही है? तो फिर चेंशी दोबारा से सुनती है और वो कहती है कि इसके अंदर से किसी लड़की की आवाज आ रही है, पर वो क्या कह रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो योंगफाई कहता है अच्छा तो अब समझ में आया कि कुछ देर पहले जो मैंने आवाज सुनी थी वो कोई इल्यूजन नहीं था बल्कि वो बिल्कुल रियल था। मगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर कोई शख्स जेड रुई के अंदर कैसे रह सकता है? मगर उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक क्लाउड्स आते जा रहे हैं, वो जमीन के नीचे से निकल रहे थे। उसे देखते ही जेड रुई भी सिग्नल देना शुरू कर देती है। मगर योंगफाई वो समझ जाता है कि जेड रुई यहाँ पे इन क्लाउड्स के करीब जाते ही मुझे सिग्नल दे रही है, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ मौजूद है। यहाँ पर आसमान बिल्कुल साफ है मगर ये जगह पूरी तरह से फ्यूम से भरी हुई है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे कोई बहुत ही खतरनाक चीज होनी चाहिए। वो देखता है कि वहाँ पर उन क्लाउड्स के बीच में से एक ऐसा पोर्टल बना हुआ है कि जो एक गुफा के अंदर जा रहा है। और उस गुफा के अंदर हमें एक जायंट स्टैचू को दिखाया जाता है जिसके विंग्स भी होते हैं और उसकी चेस्ट पर एक अजीब सा फायर मार्क भी बना हुआ होता है। और देखते ही देखते अचानक वो स्टैचू जैसे अपनी आंख खोलता है तो योंगफाई काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि पता नहीं ये क्या चीज है मगर मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो फौरन से डोंगडोंग को कहता है कि हमें जल्द से जल्द जाना है और शेनलान एकेडमी पहुंचना है। सुनते ही डोंगडोंग फौरन से शेनलान एकेडमी का रुख करता है। और दूसरी तरफ योंगफाई वो काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था कि आखिर 10,000 साल पहले गॉड्स और डीमंस वो कैसे गायब हो गए और मैं गॉड सिमिट्री के अंदर से दोबारा रिवाइव कैसे हुआ हूँ। लगता है कि शायद मैं जिस हकीकत के बारे में जानना चाहता हूँ वो हिस्ट्री में कहीं गुम हो गई है। आजकल की जनरेशन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, पता नहीं मैं आजकल के दौर में अपनी हिस्ट्री के बारे में जान पाऊंगा या नहीं। मगर यहाँ पर डोंगडोंग कहता है कि योंगफाई कोई आ रहा है। हमें दिखाया जाता है उन लोगों के सामने 2 ड्रैगन्स होते हैं और उनके सामने 2 वॉरियर्स भी होते हैं। वो वॉरियर्स योंगफाई को कहते हैं कि योंगफाई तुम्हें हमारे सेक्ट के डीन ने इनवाइट किया है, प्लीज हमारे साथ चलो। तो योंगफाई उन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई कुछ मास्टर्स के साथ बैठा हुआ होता है और वो लोग कहते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि हम तुम्हें डेथ जेडी और रिबेल के बारे में बता सके। ये सुनकर योंगफाई हैरान होता है कि डेथ जेडी और रिबेल इसका क्या मतलब है। तो फिर वहाँ पे मौजूद एल्डर उ यानमिंग उससे कहता है कि हिस्ट्री ऑफ गॉड्स के हिसाब से माउंटेन की डेप्थ में एक ऐसा जेडी वॉरियर है जिसने खुद को छुपा रखा है। वो एक एंशिएंट वॉरियर है जो कि हजारों सालों से यहाँ पे मौजूद था। और ये कहा जाता है कि वो जेडी रिबेल हमेशा तभी ओपन होती है जब कई 100 साल के बाद कोई जेडी उसके करीब पहुंचती है। और फिर वहाँ पे डीन जेंग भी उससे कहता है कि
वहाँ उस माउंटेन के अंदर जो कोई भी है वो अचानक से जिंदा हो सकता है। उसकी पावर इतनी खतरनाक है कि उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो शख्स है तो डेड, मगर जेडी पावर की वजह से वो जिंदा हो जाता है। तो योंगफाई कहता है अच्छा, तो उसकी बॉडी डेड है मगर उसका हार्ट वो अब भी जिंदा है। तो फिर एल्डर यानमिंग कहता है कि हिस्ट्री भी उसके बारे में क्लियर नहीं है कि वो एक डीमन है या फिर कोई गॉड है, मगर दोनों सूरतों में वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि उसकी पावर इतनी खतरनाक है कि वो अकेला ही पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर सकता है। मगर योंगफाई खड़ा होकर कहता है कि डीन प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं वहाँ पर उस जेडी माउंटेन में जाकर पता लगाना चाहता हूँ। हो सकता है कि शायद वहाँ पे मुझे हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ जाए। मगर एल्डर यानमिंग कहता है कि अगर हमारे एंसेस्टर्स ने इसके बारे में जो पता लगाया था वो बिल्कुल सच है, तो फिर इसका मतलब है कि उस डेथ जेडी वैली में बहुत सारी छोटी छोटी वैलीज होंगी। अगर हमें उनके बारे में पता चल जाता है तो हमारी शेनलन अकेडमी के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, मगर वहाँ पर अकेले जाना कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। और ऊपर से शेनलन अकेडमी के डिसाइपल होने के नाते तुम्हें वहाँ पर बिला वजह जाकर अपनी जान कुर्बान करने की कोई जरूरत नहीं। मगर डीन जेंग कहता है कि अगर डेथ जेडी के बारे में न्यूज आउट हो गई तो फिर हर कोई शख्स वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा और वहाँ से कीमती ट्रेजर चुराने की कोशिश करेगा। वो सीक्रेट प्लेस एक एंशिएंट प्लेस है, तो हर कोई जानता है कि वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। तो फिर योंगफाई कहता है कि क्या आप लोग यहाँ पर बैठकर बाकी सेक्ट को वहाँ से वो सारे ट्रेजर्स चुराने दोगे? मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने बेवकूफ हैं कि आप लोग यहाँ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट होता है और हम कुछ बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हैं। उनके पैरों में कोई चिट बंधी हुई होती है। मगर फिर अगले ही सीन हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई जब सो रहा होता है तो वो अभी भी उस जेडी के बारे में ही सोच रहा होता है और वो कहता है कि आखिर 10,000 साल से वो जगह अभी भी यहाँ पे कैसे मौजूद है? क्या उसका गॉड और डीमंस की डेथ के साथ कोई लेना देना है? मगर जहाँ पर डोंग डोंग सो रहा होता है वहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा था। उसके आसपास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो गई थी जो कि जमीन से उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी। मगर डोंग डोंग को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। पर जब सुबह होती है तो फिर योंगफाई को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि उसके कमरे के पास से ही आ रही थी। ये सुनते ही वो कहता है कि आखिर बाहर शोर किस चीज का है। वो जैसे ही वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां पर मास्टर्स और डिसाइपल सारे एक जगह जमा हो गए हैं, जिस पर उसे हैरानी होती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मगर जब उसे वहां पर डोंग डोंग दिखाई देता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है ये इसके साथ क्या हुआ है। डोंग डोंग असल में एक स्पिरिचुअल एरे के अंदर बंद होता है और उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और जब वो योंगफाई को वहां पर देखता है तो वो योंगफाई से कहता है कि योंगफाई प्लीज मेरे करीब मत आना, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मगर देखते ही देखते अचानक डोंग की बॉडी से एक अजीब तरह की स्पिरिचुअल बॉडी रिलीज होती है, जिसे देखकर योंगफाई कहता है कि ये तो ईस्टर्न विंग ड्रैगन है। और एल्डर यानमिंग कहता है कि क्या ये ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग ड्रैगन है? मगर इसका ब्लड लाइन वो तो ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लड लाइन से भी काफी ज्यादा ऊपर का लग रहा है। वो उन लोगों को बताता है कि ये इवोल्व होने वाला है, यानी कि ये 5th रैंक से अब 6th रैंक में जाने वाला है। यहाँ पर डोंग डोंग अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी को फील कर रहा होता है और ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। और यहाँ पर एल्डर यानमिंग कहता है कि जब तुम इस ड्रैगन को यहाँ पर लेकर आए थे तब मैं काफी कंफ्यूज था। मैं ये सोचकर परेशान था कि आखिर तुम्हारे साथ एक 5th रैंक का होली ड्रैगन कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल यंग थी और मेंटेलिटी भी एक बच्चे वाली थी। मगर असल में ये होली ड्रैगन 5th रैंकिंग से काफी ऊपर के लेवल का है। शायद ये जब दोबारा से निर्वाणा एग में गया होगा तो इसकी मेमोरीज वो इसके साथ सील हो गई होंगी। और यहाँ पर डोंग डोंग जैसे ही इवॉल्व होने लगता है तो उसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो एक ट्रू ईस्टर्न ड्रैगन है। मगर दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, ये एक डिवाइन ड्रैगन है। यहाँ पर हम देखते हैं डोंग डोंग की बॉडी बिल्कुल चेंज होती जा रही थी, वो अब पूरी तरह से गोल्डन कलर का हो चुका था। और फिर एल्डर यानमिंग कहता है कि जब भी कोई कल्टीवेटर थंडर ट्राइबुलेशन लेवल के पास पहुंच जाता है तो उसे थंडर ट्राइबुलेशन को फेस करना पड़ता है। इसी तरह ही जब कोई बीस्ट इवॉल्व होता है तो फिर उसे भी थंडर ट्राइबुलेशन को फेस करना पड़ता है। इतना कहने की ही देर थी कि वहां पर थंडर ट्राइबुलेशन अपीयर होती है और हर जगह क्लाउड्स आ जाते हैं। ये देखकर योंगफाई कहता है कि बेबी ड्रैगन तुम्हें हर सूरत ब्रेक थ्रू करना ही है। अगर तुम इस ट्राइबुलेशन से पास हो जाते हो तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें चिकन रोस्ट की ट्रीट दूंगा।
ये सुनते ही यहाँ पर डोंग डोंग वो उस थंडर लाइटनिंग से टकराता है तो वो फर्स्ट ट्राइबुलेशन अटैक को आसानी से झेल लेता है, मगर दूसरा थंडर ट्राइबुलेशन अटैक अब पहले वाले से ज्यादा ताकतवर होने वाला था, तो इसीलिए डोंग डोंग वहां से पीछे चला जाता है। और जब वो थंडर ट्राइबुलेशन उसके ऊपर गिरने लगती है तो डोंग डोंग अपने मुंह से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी अटैक करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके खुद को बचा लेता है। ये देखकर सब लोग यही समझ रहे थे कि डोंग डोंग इस ट्राइबुलेशन को बहुत ही आसानी से पास कर लेगा, मगर अभी भी उस थंडर ट्राइबुलेशन का लास्ट अटैक रहता था, जो कि अब उन पहले वाले अटैक से भी ज्यादा ताकतवर होने वाला था। ये देखते ही सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि पता नहीं उसका लास्ट अटैक कैसा होगा, मगर देखते ही देखते जमीन से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर सीधा डोंग डोंग की बॉडी की तरफ जाने लगती है। वो सारी एनर्जी डोंग डोंग की बॉडी के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उससे डोंग डोंग बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है और उसके अंदर एक भरपूर एनर्जी आ जाती है। और दूसरी तरफ से वो थंडर लाइटनिंग जैसे उसके ऊपर गिरने वाली होती है, तो डोंग डोंग अपनी बॉडी से एक गोल्डन लाइटनिंग एनर्जी रिलीज करते हुए तेजी से उस लाइटनिंग से जाकर टकरा जाता है। और सब लोग डोंग डोंग को देख रहे होते हैं कि पता नहीं वो सरवाइव कर पाया या नहीं, मगर वो अभी भी आसमान में उड़ रहा होता है। और सब लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं फाइनली उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। चेंची और फिर योंगफाई दोनों ही उसके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और डोंग डोंग फौरन से उन लोगों के पास नीचे आ जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस फ्यूम के अंदर से कुछ हलचल होने लगती है। और यहाँ पर योंगफाई उस डोंग डोंग से कह रहा होता है कि तुम घबराओ मत, कुछ देर में हम लोग मार्केट जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए खुद वहां पर खाना बनाऊंगा। मगर देखते ही देखते वो डार्क क्लाउड्स वहां पर आ पहुंचते हैं, जिससे वहां पर हर जगह अंधेरा हो जाता है। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।